नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो हम आपके सवालों के जवाब देंगे जो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अंत में ज़रूर देखें इसलिए क्योंकि जो सवाल किसान भाइयों ने हमसे पूछे हैं वो आप में से ही कोई है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अभी के समय पर जो किसानों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जो उन्हें परेशानियाँ जा रही हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं, तो वो आपके सवाल भी हो सकते हैं। दोस्तों अभी के समय पर टमाटर की खेती जिनने भी की है, जिनकी फसल हार्वेस्टिंग चल रही है, तो वो थोड़े से टेंशन में हैं। वो इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट पर जो टमाटर के रेट है वो डाउन हो चुके हैं, और इस साल जो है बरसात ज़्यादा होने के कारण लागत भी काफ़ी किसान भाइयों को आई है, तो थोड़ी सी चिंता का विषय है। देखिए अब आगे क्या होता है। समय ये है कि नवंबर का महीना तो थोड़ा डाउन ही जाएगा, दिसंबर में शायद कुछ बात बने हमारी। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और अपनी फसल को बचाए रखें। तो दोस्तों पहला सवाल है एसपी फार्म का, ये लिखते हैं खाद का अपटेक नहीं हो रहा है, क्या करें। तो यदि ठंड के समय पर खाद का अपटेक नहीं हो पा रहा है तो आप जो है सल्फर की मात्रा ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, और साथ में आप इस पर भी दे सकते हैं। तो उससे पौधा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में जो होता है वो उससे निकल जाएगा, क्योंकि सल्फर जो है पौधे को गर्मी प्रदान करता है, तो उससे आप बच जाएंगे। दूसरा ये अपटेक नहीं होने की बात जहाँ तक है, तो इसके लिए एक होम्योसिटी की मात्रा जो है 1 लीटर प्रति एकड़ हिसाब से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं या फिर ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, दूसरा ये कि जो पीएचवी कल्चर वगैरह होते हैं, राइजोबियम होते हैं, इनका भी इस्तेमाल अपनी फसल पर आप जो है, जो कि जैविक नियंत्रण है, आप इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उससे होता ये है कि जो हमारी ज़मीन पर जो पोषक तत्व पहले से उपलब्ध होते हैं, जैसे फास्फोरस है, आपका नाइट्रोजन है, राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करता है, तो जो ज़मीन पर पहले से होता है उसी को वो फिर से आपके पौधे पर दे देता है। हुमिक एसिड भी यही काम करता है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल है यूट्यूबर गेमिंग का, ये लिखते हैं कि मैंने टमाटर में एनपीके का डोज ज़्यादा हो गया है, उसकी पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ गया, क्या करें। पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, जैसे किसी भी दवा का या फिर एनपीके का जब डोज ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद हमें जो है जड़ों की मात्रा से गुड़ की मात्रा दे सकते हैं। दूसरा आप ग्लूकोज का स्प्रे कर सकते हैं, और तीसरा किसी भी टॉनिक का, जैसे सेप्टोन वगैरह है, ग्रीन मेडिकल है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर स्ट्रेस जो है दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो अगला सवाल है एम एस सिद्दीक खान जी का, ये लिखते हैं टमाटर की मचान बनाने के लिए बांस कम से कम कितना मोटा होना चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 1 इंची, ठीक है, 1 इंच के बराबर की मोटाई जो हमारा पाइप होता है उसके बराबर की मोटाई आपकी बांस की होनी चाहिए। दूसरा उसकी हाइट की हम बात करते हैं तो हाइट लगभग 6.5 फीट होनी चाहिए बांस की। अब संख्या की बात करते हैं तो संख्या लगभग मेरे हिसाब से 2000 से 2200 बांस के खम्भे आपको लगते हैं प्रति एकड़, यदि डबल बांस की आप मचान करते हैं तो। ठीक है, अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों हमारा प्रमोद कनवार जी का, ये लिखते हैं सेमी के लिए कीटनाशक बताइए। तो सेमी एक ऐसी फसल है जो कि फली वाली फसल होती है हमारी, तो उसमें अधिकतर हम देखते हैं कि रस चूसक कीट का अटैक होता है, इसमें माहो खासकर आती है। तो माहो के लिए आप जो इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, थायमेथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमिडा की जो मात्रा है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। थायमेथाक्सम की जो मात्रा है वो 10 ग्राम प्रति पंप, यानी कि 20 लीटर पानी पर आप 10 ग्राम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑर्गेनिक में नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी आपकी समस्या ये दूर हो जाती है। ठीक है, अब इल्लियों की बात करते हैं तो इल्लियों के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एलिका का इस्तेमाल यदि कर लें तो आपको थायमेथाक्सम मिल जाएगा, उसमें लैम्डम मिल जाएगा, तो इल्लियों की समस्या भी आपकी दूर हो जाएंगी, और साथ में जो रस्सी से कीट हैं वो भी आपके दूर हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 10 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी पर। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल दोस्तों आकाश जी का, ये लिखते हैं 1261 रोपाई के कितने दिन के बाद ड्रिंचिंग करनी चाहिए। तो ड्रिंचिंग के लिए मैं आपको बता दूं, पहले हमने ड्रिंचिंग का एक वीडियो बना चुका, आप चाहते हैं आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि आप ड्रिंचिंग करना चाहते हैं 1261 की, तो आप 15 दिनों के बाद जो है 10 से लेकर 15 दिनों के बीच में आप कभी भी ड्रिंचिंग इसकी 1261 की कर सकते हैं। साथ में हुमिक एसिड की यदि मात्रा आप ले लेते हैं तो फिर और ही फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हम आगे भी आपकी सेवा कर सकें इसी तरीके से आपकी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब
अगला सवाल है हमारा अनंत नेताम जी का। ये लिखते हैं ग्रोथ के लिए कौन सा खाद कितना दें टमाटर में। टमाटर की फसल के लिए ग्रोथ के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ एक तो ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए टमाटर, ठीक है, इंटरनोट उसके शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो आप हाइब्रिड टोमेटो का यदि सीड लेते हैं तो उनकी हाइट वैसे भी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए आप जो है ग्रोथ के लिए जो अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा ही आपकी हाइट यदि कम है तो आप जो 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो जिब्रेलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सुमोटोमो कंपनी का होसी के नाम से आता है, उसका भी इस्तेमाल करके आप जो अपने पौधे की हाइट बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी हाइट पे ज़्यादा आपको जोर नहीं देना चाहिए। हाइट जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत होगी संभालने में। दोस्तों अब हम अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है 7वां सवाल, जो कि हमारा सुशांत महापात्रा जी का। ये लिखते हैं सर दिसंबर माह में ग्राफ्टिंग बैगन लगा सकते हैं क्या? हाँ, आप लगा सकते हैं। ग्राफ्टिंग बैगन दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, अच्छा है। बल्कि उसकी जो तोड़ाई है वो आपकी शादियों के सीज़न पे होगी, लगभग फरवरी के महीने में आपकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो आपको रेडियो बढ़िया मिलने के चांस है। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं हम राहुल बांदे जी का। ये लिखते हैं बेसल डोज में 1 एकड़ में कितने किलो सल्फर चलाना चाहिए, ठीक है। तो सल्फर यदि आप बेसल डोज में देते हैं, यानी कि सल्फर बेंजोएट का इस्तेमाल आप करते हैं, तो लगभग 5 केजी से लेकर 10 केजी तक प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज पर आप दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप बेड बनाकर दे रहे हैं तो बेड के ऊपर आप डाल दें, डीएपी वगैरह के साथ में आप मिला दें, उसको दिक्कत नहीं है बेंजोएट को। हाँ, जो पाउडर वाला सल्फर है उसको आप बेसल डोज में इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। दोस्तों ये आपके हमने 8 सवाल लिए थे। अब वीडियो की विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने टमाटर की फसल लगाई हुई है तो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। कम से कम नवंबर महीने में तो रेट हमारे आने के चांस नहीं है अभी, क्योंकि जिन लोगों ने अर्ली टमाटर की फसल ली हुई थी उनकी टमाटर अभी चल रही है। जैसे ही वो अर्ली टमाटर थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है, और यदि बारिश हो जाती है वो तो उनका टमाटर जो जल्दी वीक होगा वो, ठीक है, उस समय पर फिर हमारे टमाटर के रेट बढ़ने के चांस है। दोस्तों ये खेती है, थोड़ा सा धैर्य बना के चलना पड़ेगा। कभी रेट जो है ऊपर होते हैं तो कभी नीचे होते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य बना के चलें। दोस्तों इसी तरह से यदि आप कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल पूछते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी एक प्रॉपर वीडियो में आपके सवालों का जवाब दिया जाए, या फिर हम कमेंट के माध्यम से जो आप पूछते हैं उसी पर कमेंट के माध्यम से हम उसका सवालों का जवाब दे देता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल यदि आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।